मोरेल परिवार। कुछ ही मिनटों में काउंट रूम एस्ले के नंबर 7 पर पहुंच गया। वह एक प्रसन्न चित्त श्वेत मकान था, जिसके सामने दो छोटे छोटे क्यारियों वाला बगीचा था, जो अत्यंत सुंदर फूलों से भरा हुआ था। काउंट ने उस द्वारपाल को पहचान लिया, जो फाटक खोलने आया था। वह बूढ़ा कॉकलेस था, किंतु जैसा कि पाठक को स्मरण होगा, उसकी केवल एक ही आंख थी, और वह भी पिछले 9 वर्षों में बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वह काउंट को पहचान नहीं पाया। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए गाड़ियों को एक छोटे फव्वारे के चारों ओर से घूमना पड़ता था, जो चट्टानी कुंड के मध्य स्थापित था। इस दिखावे ने आसपास के क्षेत्र में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न की थी, और इसी कारण इस घर को छोटा वर्षाय कहा जाता था। कुंड स्वाभाविक ही लाल और पीली मछलियों से भरा हुआ था। मकान में नीचे रसोई घर और तहखाने थे, जिनके ऊपर भूतल के अतिरिक्त दो पूर्ण मंजिलें और अटारियां थीं। युवाओं ने इसे उसके समस्त उपांगों सहित खरीदा था। एक विशाल कार्यशाला, बगीचे में दो छोटे भवन और स्वयं बगीचा। संपत्ति का प्रथम निरीक्षण करते समय इमैनुएल ने देखा कि यह व्यवस्था एक छोटे सट्टात्मक उपक्रम का अवसर प्रदान कर सकती है। उसने मकान और आधा बगीचा अपने लिए रख लिया और उनके बीच एक रेखा खींच दी, अर्थात उसने अपने और कार्यशालाओं के बीच एक दीवार बनवा दी और बाहरी इमारतों तथा उन्हें घेरे हुए बगीचे के भाग सहित उन्हें किराए पर दे दिया। इस प्रकार उसे बहुत ही मामूली राशि में एक घर मिल गया, और वह अपने घर में उतना ही सुरक्षित और सीमित हो गया, जितना फॉबुर्ग सैन जर्मेन की किसी निजी हवेली का सबसे अधिक सतर्क गृहस्वामी। भोजन कक्ष ओक की लकड़ी का था, बैठक अखरोट की लकड़ी और नीले मखमल की थी, और शयन कक्ष नींबू की लकड़ी और हरे डैमस्क से सुसज्जित था। इसके अतिरिक्त इमैनुएल के लिए एक अध्ययन कक्ष था, जबकि वह अध्ययन नहीं करता था, और जूली के लिए एक संगीत कक्ष था, जबकि वह कोई वाद्य नहीं बजाती थी। दूसरी मंजिल पूरी तरह मैक्सिमिलियन के लिए थी। वह उसकी बहन के निवास की ठीक ठीक प्रतिकृति थी। केवल इतना अंतर था कि भोजन कक्ष को एक बिलियर्ड कक्ष में बदल दिया गया था, जहां वह अपने मित्रों को लाता था। जब काउंट की गाड़ी फाटक के सामने आकर रुकी, तब वह स्वयं अपने घोड़े की देखभाल की निगरानी कर रहा था और बगीचे के द्वार पर खड़ा सिगार पी रहा था। जैसा कि कहा जा चुका है, कोकलेस ने फाटक खोला और बैप्तिस्ता ने अपनी सीट से कूदकर पूछा कि क्या इर्बो और मैडम इर्बो तथा मैक्सिमिलियन मोरेल काउंट ऑफ मोंते क्रिस्तो से मिलना स्वीकार करेंगे? काउंट ऑफ मोंते क्रिस्तो, मोरेल ने चिल्लाते हुए कहा, अपना सिगार फेंककर और आगंतुक से मिलने दौड़ते हुए। क्या हम काउंट ऑफ मोंते क्रिस्तो से मिलेंगे? मैं कहता हूं, अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद काउंट, कि आपने अपना वचन नहीं भुलाया। युवा अधिकारी ने काउंट का हाथ इतनी ऊष्मा से मिलाया कि वह उस भाव की सच्चाई को समझ गया, और यह भी कि उसका बेसब्री से इंतजार किया गया था और उत्साह के साथ उसका स्वागत होना था। आइए, आइए, मैक्सिमिलियन ने कहा। मैं स्वयं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। आप जैसे व्यक्ति की घोषणा किसी सेवक द्वारा नहीं की जानी चाहिए। मेरी बहन अपने बगीचे में है, गुलाबों की छंटाई कर रही है। मेरे भाई अपनी दो नई अखबारें, ला प्रेस और ले देबा, पढ़ रहे हैं। वे उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं, क्योंकि जहां कहीं भी आप मैडम इर्बो को देखते हैं, वहां से 4 गज के दायरे में आपको इमैनुएल अवश्य मिल जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, जैसा कि इकोल पॉलिटेक्निक में कहा जाता है। उनके कदमों की आहट से 20 और 25 वर्ष की आयु के बीच की एक युवती का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसने रेशमी पोशाक पहन रखी थी और जो लाल भूरे रंग की गुलाब की झाड़ी की छंटाई में मग्न थी। यही छोटी जूली थी, जैसा कि थॉमसन और फ्रेंच की फर्म के दूत ने भविष्यवाणी की थी। वह अब इमैनुएल इर्बो की पत्नी थी। उसने ऊपर देखा और एक अपरिचित को देखकर चौंक उठी। मैक्सिमिलियन हंसने लगा। चिंता मत करो बहन, उसने कहा। काउंट केवल 2 या 3 दिनों से पेरिस में है, पर वे पहले ही जान चुके हैं कि मारे में निजी आय वाली महिला से क्या अपेक्षा की जाती है, और यदि वे ना जानते हो तो तुम उन्हें दिखा देना। अरे, जूली ने कहा,
यह तो मेरे भाई की ओर से विश्वासघात है। आपको यहाँ ले आना, मेरी सूरत की ज़रा भी परवाह किए बिना। पेनेलोन, पेनेलोन। एक वृद्ध व्यक्ति जो बंगाल के गुलाबों की क्यारी खोद रहा था, अपनी कुदाल जमीन में गाड़कर टोपी हाथ में लिए पास आया और तंबाकू की वह गांठ, जिसे उसने अस्थायी रूप से गाल के पीछे दबा रखा था, छिपाने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके बाल अब भी घने थे, यद्यपि उनमें कुछ सफ़ेद लटें थीं, और उसकी धूप से झुलसी हुई त्वचा तथा तीखी, निर्भीक आंखें उस पुराने नाविक का संकेत देती थीं, जिसे भूमध्य रेखा की धूप ने तपाया और आंधियों ने तराशा था। मुझे लगता है आपने मुझे पुकारा, जूली, उसने कहा। मैं यहाँ हूँ। पेनेलोन अब भी अपने मालिक की बेटी को जूली ही कहता था। वह उसे इर्बो कहने का अभ्यस्त कभी न हो पाया था। पेनेलोन, जूली ने कहा, इमैनुएल को हमारे अतिथि के आगमन की शुभ सूचना दे आओ, जब तक कि मैक्सिमिलियन काउंट को बैठक में ले जा रहा है। फिर मोंते क्रिस्टो की ओर मुड़कर उसने जोड़ा, आशा है आप मुझे एक क्षण के लिए हट जाने की अनुमति देंगे। और काउंट की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना ही वह फूलों की एक क्यारी के पीछे तेजी से निकल गई और एक पार्श्व पथ से घर के भीतर चली गई। अरे मेरे प्रिय मोरेल, मोंते क्रिस्टो ने कहा, मुझे यह देखकर खेद हो रहा है कि मैं आपके पूरे घर को उलट पुलट कर रहा हूं। आइए, आइए, मैक्सिमिलियन ने हंसते हुए कहा। देखिए, पति भी अपनी जैकेट बदलकर फ्रॉक कोट पहन रहा है। आप रू मैस्ले में प्रसिद्ध हैं और मेरा विश्वास कीजिए, आपके आगमन की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ आपका परिवार अत्यंत सुखी है, काउंट ने अपने ही विचारों की धारा में चलते हुए कहा। हाँ, निश्चय ही, इस बात पर आप निस्संदेह रह सकते हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनके पास सुखी होने के लिए जो कुछ चाहिए, सब है। वे युवा हैं, प्रसन्न हैं, प्रेम में हैं और वर्ष की 25,000 लिव्र की आय के साथ। भले ही उन्होंने विशाल संपत्तियों का निकट से अनुभव किया हो, वे स्वयं को रोथस्चाइल्ड जितना धनी समझते हैं। फिर भी 25,000 लिव्र वार्षिक एक छोटी राशि है। मोंते क्रिस्टो ने इतनी कोमलता से कहा कि उसकी वाणी एक स्नेही पिता की तरह मैक्सिमिलियन के हृदय की गहराइयों तक उतर गई। पर ये युवा यहीं नहीं रुकेंगे। अपने समय में वे करोड़पति होंगे। क्या आपके बहनोई वकील हैं? डॉक्टर? वे व्यापारी थे, काउंट। उन्होंने मेरे दिवंगत पिता का व्यवसाय संभाला। मुरेल 5 लाख फ्रांक छोड़कर मरे। केवल 2 ही संतानें थीं, इसलिए आधा मुझे मिला और आधा मेरी बहन को। उसके पति ने, जिसने उससे विवाह किसी अन्य संपत्ति के बिना किया था, सिवाय अपनी अडिग ईमानदारी, अपनी उत्कृष्ट बुद्धि और अपनी निष्कलंक प्रतिष्ठा के, अपनी पत्नी की विरासत के समकक्ष बनने की इच्छा की। उसने तब तक परिश्रम किया जब तक उसने 2.5 लाख फ्रांक बचा नहीं लिए। 6 वर्ष पर्याप्त रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, काउंट, उन दोनों युवाओं को देखना अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इतने परिश्रमी, एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित, अपनी प्रतिभाओं के कारण महान सौभाग्य के अधिकारी और पारिवारिक प्रतिष्ठान की परंपरागत विधियों में कोई परिवर्तन न करने के इच्छुक। उन्होंने वह कार्य 6 वर्षों में पूरा किया, जिसे कोई नवोन्मेषी 2 या 3 में कर सकता था। और पूरे मार्सिये में ऐसे साहसी आत्मसंयम की प्रशंसा गूंज उठी। अंततः एक दिन इमैनुएल अपनी पत्नी के पास आया, जिसने अब भी अभी अंतिम भुगतान किया था। जूली, उसने उससे कहा, यह है 100 फ्रॉक के नोटों की अंतिम गड्डी है, जो कोकलेस ने अभी मुझे दी है, और इस प्रकार हमारे लाभ की सीमा के रूप में तय किए गए 2.5 लाख फ्रॉक पूरे हो गए हैं। क्या तुम इस छोटी सी राशि से संतुष्ट रहोगी, जिस पर अब हमें आगे जीवन यापन करना होगा? सुनो, प्रतिष्ठान का वार्षिक कारोबार 10 लाख का है और उसे 40,000 फ्रांक का लाभ हो सकता है। यदि हम चाहें तो 1 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को 3 लाख फ्रांक में बेच सकते हैं। यहाँ डेलोनाय का पत्र है, जिसमें वह हमारी संपत्ति के बदले यह राशि देने की पेशकश कर रहा है।
जिसे वह अपनी संपत्ति में मिलाना चाहता है। सोचो, हमें क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय, मेरी बहन ने उत्तर दिया, मोरेल का प्रतिष्ठान केवल किसी मोरेल द्वारा ही चलाया जा सकता है। क्या हमारे पिता के नाम को सदा के लिए भाग्य की विपत्तियों से बचाने के लिए 3 लाख फ्रांक देना उचित नहीं है? मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था, इमैनुअल ने कहा। पर मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। अब तुम जान गए मेरे प्रिय, हमारे सभी खाते अद्यतन हैं, हमारे सभी बिल चुका दिए गए हैं। हम इस पखवाड़े की बही पर रेखा खींच सकते हैं और शटर बंद कर सकते हैं। चलो, ऐसा ही करें। और उन्होंने तुरंत वैसा ही किया। समय 3 बजे का था। 15 मिनट बाद एक ग्राहक आया, जो 2 जहाज़ों के एक समुद्री अभियान के लिए बीमा कराना चाहता था, जिससे 15,000 फ्रांक का शुद्ध लाभ होता। कृपया, इमैनुअल ने उससे कहा, अपना कार्य हमारे सहयोगी डेलोनाई के पास ले जाइए। हम अब व्यवसाय में नहीं हैं। कब से? ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा। 15 मिनट से। और इस प्रकार मैक्सिमिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन और मेरे बहनोई की आय केवल 25,000 लिव्र रह गई। मैक्सिमिलियन ने अभी अभी अपनी कथा समाप्त ही की थी। काउंट का हृदय उसके साथ साथ भरता चला गया था कि इमैनुअल फिर प्रकट हुआ, टोपी और फ्रॉक कोट पहने, पूरी तरह सुसज्जित। उसने एक ऐसा प्रणाम किया जो आगंतुक के महत्व को स्वीकार करता था। फिर छोटे से फूलों के बगीचे का परिचय कराने के बाद वह काउंट को घर के भीतर ले गया। बैठक पहले से ही उन फूलों की सुगंध से भरी हुई थी, जो बेंत के हत्थे वाले एक विशाल जापानी फूलदान से फूट रहे थे। जूली सुसज्जित वेश में और सलीके से संवारे हुए बालों के साथ। यह चमत्कार उसने 10 मिनट में कर लिया था। काउंट के प्रवेश पर उसका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। निकटवर्ती पक्षी घर में पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था और नीले मखमल के पर्दों को लैबरनम और गुलाबी अकैशिया की डालियों के गुच्छों से सजाया गया था। इस मनोहर निवास में सब कुछ शांति का संकेत दे रहा था, पक्षियों के गीत से लेकर स्वामियों की मुस्कान तक। घर में प्रवेश करते ही काउंट इस सुख से भर गया था। वह मौन और चिंतनशील बना रहा, यह भूलते हुए कि अन्य लोग उससे बातचीत फिर शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रथम अभिवादन के बाद रुक गई थी। अंततः इस मौन का बोध होते ही, जो असहज होने ही वाला था, और स्वयं को अपने ध्यान से बाहर खींचते हुए उसने कहा, क्षमा कीजिए। जिस सुख के वातावरण की आप अभ्यस्त हैं और जिसे मैं यहाँ पा रहा हूँ, उसके सामने मेरी भावनाएं आपको चकित कर सकती हैं। पर मेरे लिए किसी मानव मुख पर संतोष का दृश्य इतना नया है कि मैं स्वयं को आपको और आपके पति को निहारने से रोक नहीं पाता। हम वास्तव में बहुत सुखी हैं, जूली ने उत्तर दिया, पर हमें लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ा है और बहुत कम लोगों ने अपना सुख इतनी महंगी कीमत पर खरीदा है जितना हमने। काउंट के मुख पर जिज्ञासा झलक उठी। अरे, यहाँ तो पूरा पारिवारिक इतिहास है, जैसा कि शातोरेनो ने दूसरे दिन आपको बताया था, मैक्सिमिलियन ने कहा। आप, काउंट, जो कुख्यात विपत्तियों और विख्यात आनंदों के अभ्यस्त हैं, इस घरेलू दृश्य में शायद कम ही रुचि पाएंगे। फिर भी, जैसा कि जूली कहती है, हमने बहुत पीड़ा सही है, भले ही वह छोटे मंच तक सीमित रही हो। और क्या, ईश्वर ने आपकी पीड़ाओं के बदले आपको सांत्वना दी, जैसा कि वह हम सबको देता है? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। हाँ, काउंट, जूली ने कहा, हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए वो किया जो वह केवल चुने हुए लोगों के लिए करता है। उसने हमें अपने एक दूत को भेजा। काउंट का मुख लाल हो गया और उसने खांसकर अपने मुख तक रुमाल ले जाने का बहाना बनाया, ताकि अपनी भावनाओं के प्रमाण को छिपा सके। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, इमैनुअल ने कहा, जिन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे सुख को नहीं समझते। उसी प्रकार जैसे वे लोग नहीं समझते
जिन्होंने कभी निर्मल आकाश का आशीर्वाद नहीं जाना और जिन्होंने अपना जीवन उबपनते समुद्र में डोलती चार तख्तियों के भरोसे नहीं सौंपा। मोंते क्रिस्तो उठा और कक्ष में आगे पीछे टहलने लगा, पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी आवाज उसकी भावनाओं को प्रकट कर देती। आप हमारे कक्षों की भव्यता पर मुस्कुरा रहे हैं, काउंट, मैक्सिमिलियन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया, पीला पड़ते हुए, एक हाथ से अपने हृदय की धड़कन को दबाते हुए और दूसरे हाथ से एक स्फटिक गोलक की ओर संकेत करते हुए, जिसके नीचे काले मखमल के तकिए पर रखी रेशमी थैली सावधानी से सुरक्षित थी। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि इस थैली का क्या प्रयोजन है, जिसमें मुझे प्रतीत होता है कि एक ओर कागज का टुकड़ा है और दूसरी ओर एक काफी सुंदर हीरा। काउंट, मैक्सिमिलियन ने कहा, यह परिवार के सबसे बहुमूल्य खजानों में से है। हीरा सचमुच काफी सुंदर है, काउंट ने उत्तर दिया। ओह, मेरा भाई पत्थर के मूल्य की बात नहीं कर रहा, यद्यपि उसका अनुमान 1 लाख फ्रांक है, जूली ने कहा। वह केवल यह बताना चाहता है कि इस थैली में रखी वस्तुएं उस दूत की स्मृति चिन्ह हैं, जिसके विषय में हमने अभी बात की। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका क्या आशय है, और फिर भी मुझे इस विषय में आपसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, मोंते क्रिस्तो ने झुककर कहा। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरा उद्देश्य जिज्ञासा दिखाना नहीं था। जिज्ञासा? काउंट, कृपया हमें इस अवसर का आनंद लेने दीजिए। यदि हम इस सुंदर कार्य को छिपाना चाहते और इस थैली के पीछे की कथा को गुप्त रखना चाहते, तो हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित न करते। इसके विपरीत, हम इसे सारे संसार में प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हमारा अज्ञात उपकारकर्ता कोई संकेत दे, जिससे उसकी उपस्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाए। सचमुच, मोंते क्रिस्तो ने दबे स्वर में कहा। मैक्सिमिलियन ने स्फटिक गोलक उठाया और श्रद्धा से रेशमी थैली को चूमा। या, उसने कहा, उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्शित हुई है, जिसने मेरे पिता को मृत्यु से, हमें विनाश से और हमारे नाम को अपमान से बचाया। उस व्यक्ति के कारण ही हम, जो दारिद्र्य और आंसुओं के लिए नियत थे, आज लोगों को हमारे सुख और सौभाग्य के गीत गाते सुनते हैं। यह पत्र, मैक्सिमिलियन ने उसे थैली से निकालकर काउंट को दिया, उसी ने उस दिन लिखा था जब मेरे पिता ने सबसे निराशाजनक निर्णय ले लिया था। और यह हीरा उसी उदार अजनबी ने मेरी बहन को उसके दहेज के रूप में दिया था। मोंते क्रिस्तो ने पत्र खोला और उसे ऐसी अवर्णनीय प्रसन्नता के भाव से पढ़ा, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह वही पत्र था जिसे पाठक पहले से जानते हैं, जूली के नाम लिखा हुआ और सिनबाद नाविक द्वारा हस्ताक्षरित। एक अजनबी, आप कहते हैं, तो क्या आप कभी उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए जिसने आपके लिए यह सब किया? नहीं, हमने कभी उसका हाथ मिलाने का सौभाग्य नहीं पाया, मैक्सिमिलियन ने कहा। ये ईश्वर से इस अवसर के लिए प्रार्थना की कमी के कारण नहीं है, पर इस समूचे प्रसंग के पीछे कोई रहस्यमय उद्देश्य था, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। ये सब किसी अदृश्य हाथ द्वारा संचालित था, जो किसी जादूगर के हाथ जितना शक्तिशाली था। ओह! जूली ने कहा, मैंने ये आशा पूरी तरह नहीं छोड़ी है कि किसी दिन मैं उस हाथ को चूम सकूंगी, जिसे आज मैं उस थैली के रूप में चूम रही हूं, जिसे उसने स्पर्श किया था। 4 वर्ष पहले पेनेलोन त्रियस्ते में था। पेनेलोन, काउंट, वही ईमानदार नाविक है जिसे आपने हाथ में कुदाल लिए देखा था और जो कभी बोसन था और अब माली है। जैसा कि मैं कह रही थी, पेनेलोन त्रियस्ते में था, जहां उसने घाट पर एक अंग्रेज को एक नौका पर चढ़ने की तैयारी करते देखा और उस व्यक्ति को पहचान लिया जो 5 जून 1829 को मेरे पिता के यहाँ आया था और जिसने 5 सितंबर को मुझे वह पत्र लिखा था। वह मुझे आश्वस्त करता है कि वही व्यक्ति था, पर उसे उससे बात करने का साहस नहीं हुआ। एक अंग्रेज, मोंते क्रिस्तो ने विचारमग्न स्वर में कहा, और जब जब जूली उस पर दृष्टि डालती, उसकी चिंता बढ़ती जाती। तुम कहती हो कि वह अंग्रेज था?
हाँ, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया। एक अंग्रेज जिसने स्वयं को रोम में थॉमसन और फ्रेंच की फर्म का दूत बताकर हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इसी कारण दूसरे दिन मोरसेरफ के यहाँ जब आपने कहा कि थॉमसन और फ्रेंच आपके बैंकर हैं, तो आपने मुझे चौंकते देखा। जैसा कि हमने कहा, ये 1829 की बात है। ईश्वर के लिए बताइए, क्या आप उस अंग्रेज को जानते थे? मुझे लगा था कि आपने यह भी कहा था कि थॉमसन और फ्रेंच लगातार यह नकारते रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए यह सेवा की। हाँ, वे नकारते हैं। तो संभव है वह अंग्रेज ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपके पिता के किसी उपकार के प्रति कृतज्ञता में, जिसे स्वयं आपके पिता भी भूल चुके हों, इसे बहाना बनाकर उन पर उपकार किया हो। ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ संभव है, यहाँ तक कि कोई चमत्कार भी। उसका नाम क्या था? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। उसने कोई नाम नहीं बताया। जूली ने काउंट को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, सिवाय उस नाम के जिससे उसने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सिनबाद नाविक, जो स्पष्ट रूप से नाम नहीं बल्कि एक छद्म नाम है। फिर जब जूली उसे और भी ध्यान से देखने लगी और उसकी आवाज में किसी परिचित संकेत को पकड़ने और उसे पहचानने का प्रयास करने लगी, काउंट ने आगे कहा, तो बताओ, क्या वह व्यक्ति शायद मेरी ही कदकाठी का था? संभव है, थोड़ा लंबा, कुछ दुबला पतला, ऊंची करावट पहने, पूरी तरह बटन लगाए, कसे हुए वस्त्रों में, और जिसके हाथ में हमेशा एक पेंसिल रहती थी। तो आप उसे जानते हैं? जूली ने हर्ष से चमकती आंखों के साथ कहा। नहीं, काउंट ने उत्तर दिया, यह केवल एक अनुमान था। मैं एक लॉर्ड विलमोर को जानता था जो इस प्रकार के उदार कार्य करता, बिना स्वयं को प्रकट किए। वह एक विचित्र व्यक्ति था जो कृतज्ञता में विश्वास नहीं करता था। तो फिर? जूली ने हाथ जोड़ते हुए उदात्त स्वर में कहा, वह बेचारा किसमें विश्वास करता था? जब मैं उसे जानता था तब तो वह इसमें विश्वास नहीं करता था, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, उसकी आत्मा को स्पर्श करती हुई उसकी स्वर लहरियों से गहराई तक विचलित होकर। उसके बाद संभव है उसे कोई प्रमाण मिला हो कि कृतज्ञता वास्तव में अस्तित्व में है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? इमैनुअल ने पूछा। ओह, यदि आप उसे जानते हैं, जूली ने कहा, तो कृपया मुझे बताइए। यदि आप उसे हमारे पास नहीं ला सकते, तो कम से कम हमें उसे दिखाइए, हमें बताइए कि वह कहाँ है। यदि हम कभी उसे पा जाए, तो उसे यह मानना ही पड़ेगा कि हृदय भूलता नहीं, है ना? इमैनुअल, मैक्सिमिलियन, मोंटे क्रिस्टो ने अनुभव किया कि उसकी आंखों में दो आंसू भर आए और वह फिर से कक्ष में आगे पीछे टहलने लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैक्सिमिलियन ने कहा, यदि आप इस व्यक्ति के विषय में कुछ भी जानते हैं, तो कृपया हमें बताइए। हाय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, अपनी आवाज के कंपन को दबाते हुए। यदि लॉर्ड विलमोर ही वास्तव में आपका उपकार करता है, तो मुझे अत्यंत भय है कि आप उसे कभी नहीं पाएंगे। मैंने उसे 2 या 3 वर्ष पहले पालेर्मो में छोड़ा था और वह सबसे कथित, सबसे दूरस्थ तटों की ओर प्रस्थान करने वाला था। सच कहूं तो मुझे गंभीर संदेह है कि वह कभी लौटेगा। ओह, ये कहना कितना क्रूर है, जूली ने भयभीत होकर कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यदि लॉर्ड विलमोर यह देख पाता जो मैंने अभी यहां देखा है, मोंटे क्रिस्टो ने गंभीरता से कहा। उसकी दृष्टि उन दो तरल मोतियों पर टिकी हुई थी जो उसके गालों पर बह रहे थे। तो वह जीवन से फिर प्रेम करने लगता, क्योंकि तुम्हारे आंसू उसे मानव जाति से फिर मेल करा देते। और उसने जूली की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जूली ने उसे थाम लिया, काउंट की दृष्टि और उसकी आवाज के स्वर से आकृष्ट होकर। पर उसने अंतिम आशा को थामते हुए कहा, यह लॉर्ड विलमोर, उसका कोई देश, कोई परिवार, कोई संबंधी तो रहा होगा। संक्षेप में,
वह जाना-पहचाना व्यक्ति तो रहा होगा। क्या हम यह प्रयास भी मत कीजिए, काउंट ने कहा। मेरे मुख से अनायास निकल गए एक शब्द की नींव पर मधुर आशा मत बांधिए। नहीं, लॉर्ड विलमोर संभवतः वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप खोज रहे हैं। वह मेरा मित्र था। मैं उसके सभी रहस्य जानता था और वह यह बात मुझे अवश्य बताता। पर उसने आपको कुछ भी नहीं कहा? जूली ने पूछा। कुछ भी नहीं? ऐसा कोई शब्द भी नहीं जो संकेत देता? एक शब्द भी नहीं? फिर भी वही नाम सबसे पहले आपके होंठों पर आया। अरे, आप जानती हैं, ऐसे मामलों में मनुष्य अनुमान लगा लेता है। बहन, प्रिय बहन, मैक्सिमिलियन ने उसकी सहायता को आते हुए कहा, काउंट सही कह रहे हैं। याद करो, हमारे अच्छे पिता हमें कितनी बार कहते थे, यह महान उपकार किसी अंग्रेज ने नहीं किया था। मोंते क्रिस्तो सिहर उठा। आपके पिता ने क्या कहा, मोरेल? उसने तीव्र स्वर में पूछा। मेरे पिता ने इस कार्य को एक चमत्कार माना। उन्हें विश्वास था कि हमारा उपकारकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति था जो मृतकों में से लौट आया था। ओह, यह एक हृदयस्पर्शी अंधविश्वास था, और यद्यपि मैं स्वयं इस पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी मैं उनके उस उदात्त हृदय के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। कितनी ही बार वे एक प्रिय, अत्यंत प्रिय मित्र का नाम बुदबुदाते थे। एक ऐसा मित्र जिसे उन्होंने खो दिया था, और जब वे मृत्यु के निकट थे और अनंतता की संभावना उनके मन को कब्र के पार से कुछ प्रकाश दे सकती थी, तब यह विचार, जो तब तक केवल एक संदेह था, एक निश्चितता बन गया। और मरने से पहले उनके अंतिम शब्द ये थे, मैक्सिमिलियन। वह एडमोंड दांतेस था। जैसे-जैसे मैक्सिमिलियन बोलता गया, काउंट के चेहरे से रंग उतरता गया और इन शब्दों पर उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। सारा रक्त उसके हृदय की ओर दौड़ गया और वह वाक शून्य हो गया। उसने घड़ी निकाली, मानो समय भूल गया हो। अपनी टोपी उठाई, मैडम इर्बो को झिझकते हुए विदा कहा और इमैनुअल तथा मैक्सिमिलियन के हाथ थामते हुए बोला, मुझे अनुमति दीजिए कि समय-समय पर मैं आपको प्रणाम करने आया करूं। मुझे आपका घर प्रिय है और आपकी आतिथ्य सत्कार के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अनेक वर्षों में यह पहली बार है कि मैं अपने दुहक भूल सका हूँ। और वह घर से तेज कदमों से निकल गया। अजीब व्यक्ति है यह काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, इमैनुअल ने कहा। हाँ, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया, पर मुझे लगता है कि उसका हृदय अच्छा है और मुझे निश्चय है कि वह हमें पसंद करता है। मुझे भी यही लगता है, जूली ने कहा। उसकी आवाज़ ने मुझे गहराई से स्पर्श किया और 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि यह पहली बार नहीं था जब मैंने उसे सुना है।